क्या एक सस्ती कार हमेशा सफल होती है? अगर ऐसा होता तो टाटा नैनो आज भी सड़कों पर छाई होती। लेकिन हकीकत यह है कि नैनो फेल हो गई और उसी कंपनी की टाटा पंच आज इंडिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार्स में शामिल है। आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या सिर्फ प्रोडक्ट बदला या पूरी स्ट्रेटेजी? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस स्टडी के बारे में, टाटा नैनो और टाटा पंच के बारे में। ये सिर्फ दो कार्स की कहानी नहीं है, ये इंडियन माइंडसेट, मार्केटिंग साइकोलॉजी और एस्पिरेशन की कहानी है। अगर आप कार्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए आई ओपनिंग होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं टाटा नैनो को। जब नैनो लॉन्च हुई थी तब उसे एक रेवोल्यूशन के तौर पर देखा गया। रतन टाटा का सपना था कि हर इंडियन फैमिली के पास एक कार हो, खासकर वो लोग जो बाइक पर पूरे परिवार के साथ ट्रैवल करते हैं। इसी सोच के साथ नैनो को इंट्रोड्यूस किया गया, एक अल्ट्रा अफोर्डेबल कार के रूप में, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 1 लाख रुपए रखी गई। सुनने में ये आइडिया बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नैनो को एग्रेसिवली वर्ल्ड्स चीपेस्ट कार के रूप में मार्केट किया गया। अब सुनने में ये अचीवमेंट लगती है, लेकिन इंडियन मार्केट में इसका उल्टा असर पड़ा, क्योंकि इंडिया में कार सिर्फ एक नेसेसिटी नहीं है बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी है। लोग कार खरीदते समय सिर्फ प्राइस नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि सोसाइटी उसे कैसे परसीव करती है। जब किसी प्रोडक्ट को चीप कहा जाता है तो ऑटोमेटिकली लोगों की नज़र में उसका लो स्टेटस बन जाता है। नैनो के साथ भी यही हुआ। लोग उसे खरीदने के लिए हेजिटेट करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कार उनकी इमेज को डाउन कर देगी। भले ही नैनो नहीं हो, लेकिन बायर्स को एक सेकेंड हैंड ऑल्टो या वैगनार ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी, क्योंकि उनकी ब्रांड इमेज ज़्यादा बेहतर थी। इसके अलावा नैनो उस एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर पाई जो एक टिपिकल इंडियन बायर्स के मन में होता है। जो लोग बाइक से अपग्रेड कर रहे थे वो सिर्फ 4 पहिए नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कंफर्ट, रिस्पेक्ट और एक ऐसी फीलिंग कि उन्होंने लाइफ में अपग्रेड किया है। लेकिन नैनो का डिज़ाइन और फीलिंग कहीं ना कहीं उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करता था। कई लोगों को ये एक प्रॉपर कार से ज़्यादा एक अपग्रेडेड ऑटो रिक्शा जैसा लगता था। फीचर्स की बात करें तो नैनो में कई बेसिक चीज़ों की कमी थी। बूट एक्सेस लिमिटेड था, पावर फीचर्स नहीं थे और ओवरऑल कैबिन एक्सपीरियंस बहुत बेसिक था। इसका सीधा असर बायर्स के परसेप्शन पर पड़ा। लोगों को लगा कि ये कार कॉम्प्रोमाइजेस से भरी हुई है। अब बात करते हैं सेफ्टी की, जो आज के समय में बहुत बड़ा फैक्टर बन चुकी है और उस समय भी धीरे धीरे इम्पोर्टेंट पकड़ रही थी। नैनो की सेफ्टी रेटिंग काफ़ी कमज़ोर थी और कुछ केसेस में कार्स में आग लगने की खबर भी आने लगी। भले ही ये इंसिडेंट लिमिटेड थे, लेकिन उन्होंने पब्लिक परसेप्शन को काफ़ी डैमेज की। ट्रस्ट एक बार टूट जाता है तो उसे वापस लाने में बहुत मुश्किल होती है। इन सभी फैक्टर्स को अगर हम जोड़ कर देखें, गलत पोजिशनिंग, लो एस्पिरेशनल वैल्यू, कॉम्प्रोमाइज फीचर्स और सेफ्टी कंसर्न्स, तो समझ में आता है कि नैनो क्यों स्ट्रगल करती रही। ये प्रोडक्ट टेक्निकली एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, लेकिन इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। अब आते हैं टाटा पंच पर, जो पूरी तरह से अलग अप्रोच के साथ मार्केट में आई। पंच को कभी भी चीप कार के रूप में प्रेजेंट नहीं किया गया, बल्कि इसे एक मिनी एसयूवी के तौर पर पोजीशन किया गया, और यही सबसे बड़ा फर्क था। एसयूवी शब्द अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन कैरी करता है। जब कोई एसयूवी के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में आता है पावर, रोड प्रेजेंस और स्टेटस। टाटा ने इसी साइकोलॉजी को समझा और पंच को उसी के हिसाब से डिजाइन और मार्केट किया। पंच का डिजाइन कॉम्पैक्ट जरूर है, लेकिन उसका स्टांस और स्टाइलिंग बिल्कुल एसयूवी जैसा फील देता है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस, बोल्ड फ्रंट लुक और अपराइट पोस्चर इसे विजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जब कोई बायर शोरूम में पंच को देखता है तो उसे लगता है कि वो एक छोटी कार नहीं बल्कि एक एसयूवी खरीद रहा है। अब अगर हम सेफ्टी की बात करें तो पंच यहाँ पूरी तरह से गेम बदल देती है। इसे ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो इस प्राइस रेंज में बहुत बड़ी बात है। टाटा ने सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, बल्कि उसे अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। जहां नैनो सेफ्टी के मामले में वीक थी, वहीं पंच सेफ्टी को प्राउडली हाईलाइट करती है। इसके अलावा पंच एक बैलेंस्ड वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर करती है। ये मार्केट की सबसे सस्ती कार नहीं है, लेकिन बायर्स को ऐसा फील कराती है कि उन्होंने अपने पैसों का सही इस्तेमाल किया है। इसमें डिसेंट फीचर्स मिलते हैं, जैसे टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, अच्छे इंटीरियर और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी। ये सब मिलकर एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। आज का इंडियन बायर पहले से ज़्यादा अवेयर और इन्फॉर्म है। वो सिर्फ लो प्राइस नहीं देखता है, बल्कि ओवरऑल वैल्यू देखता है। वो चाहता है कि उसकी परचेस स्मार्ट लगे, ना कि चीप। पंच इसी माइंडसेट को परफेक्टली टारगेट करती है। अगर हम नैनो और पंच को इमोशनल लेवल पर कंपेयर करें तो फर्क और भी साफ हो जाता है।
नैनो बायर्स को ये फील कराती थी कि वो फाइनली एक कार अपहोल्ड कर पा रहे हैं, जबकि पंच बायर को ये फील कराती है कि वो अपग्रेड कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हैं। और यही इमोशनल डिफरेंस बायर डिसीजन को पूरी तरह से बदल देता है। मार्केट टाइमिंग भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। जब नैनो आई थी तब एसयूवी ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन पंच ऐसे समय में लॉन्च हुई है जब इंडिया में एसयूवी क्रेज अपने पीक पर है। हर बजट में लोग एसयूवी लुक चाहते हैं और टाटा ने इसी ट्रेंड को परफेक्टली कैप्चर किया है। इसी का रिजल्ट है कि पंच बहुत जल्दी मास एडॉप्टेशन हासिल कर पाई और इंडिया की टॉप सेलिंग कार्स में शामिल हो गई। ये सिर्फ एक अच्छी कार होने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि ये मार्केट की डिमांड और साइकोलॉजी के साथ परफेक्टली अलाइन करती है। तो आखिर में अगर हम इस पूरी कहानी से एक लेसन निकालें तो वो ये है कि सिर्फ सस्ता बनाना सक्सेस की गारंटी नहीं है। प्रोडक्ट को लोगों की एस्पिरेशन और उनकी आइडेंटिटी और उनके इमोशन से कनेक्ट करना भी जरूरी है। नैनो ने अफोर्डेबिलिटी दी थी, लेकिन पंच ने एस्पिरेशन दी। नैनो ने प्रॉब्लम सॉल्व की थी, लेकिन पंच ने डिजायर फुलफिल की। और इंडिया जैसे मार्केट में डिजायर अक्सर प्रॉब्लम से ज़्यादा पावरफुल होती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अगर टाटा नैनो को अलग तरीके से पोजीशन किया जाता, जैसे एक स्मार्ट सिटी कार या कॉम्पैक्ट अर्बन व्हीकल के रूप में, तो क्या उसकी सक्सेस स्टोरी अलग हो सकती थी? अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।